नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी गुजरात की है। हमें जो कहानी भेजे हैं उनका नाम विनोद है। अब विनोद एक ट्रक ड्राइवर है। ये घटना उनके साथ जब हुई थी, साल था 2010। विनोद झारखंड के रहने वाले और उनके साथ में उनका खलासी जिसका नाम था राकेश, वो दोनों लोग माल लेकर के गुजरात में गए थे। अब माल गोदाम में खाली करके जब वापस शहर की तरफ जा रहे थे और तब उनके साथ ये घटना घटी थी। तो आइए चले इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। अब तो जान ही चुके हैं कि मैं क्या हूं। मैं आगे की कहानी बता रहा हूं। मेरे साथ में उस रात राकेश खलासी था। नया उम्र का लड़का था। उम्र करीब 22-23 साल की रही होगी। अब बड़ा ही चंचल मिजाज का था और हंसमुख भी था। मुझे उस्ताद जी कहता था और उसको ट्रक चलाने का बड़ा ही शौक था। और मैं जब भी मौका मिलता, कोई खाली जगह मिलती, तो मैं उसका ये शौक जरूर पूरा करता। अब थोड़ा बहुत ट्रक चलाना जान चुका था और वो खुश रहता था मेरे साथ में। मेरे कंपनी का ट्रक था, उसमें ना जाने कितने ट्रक थे, ना जाने कितने ड्राइवर, लेकिन वो किसी के साथ जाना पसंद नहीं करता था। जब मैं हूँ उस जगह पर तो वो मेरे साथ ही चलता था और हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, एक दूसरे को कमी को पहचानते थे। और हम उस रात को गुजरात में थे। अब हमने तो माल अपना खाली कर लिया था। तब तक रात के 10 बज चुका था। राकेश भूखा था और वो कह रहा था कि उस्ताद, जब तक माल खाली हो रहा है क्यों ना हम लोग भोजन कराएं। लेकिन वहाँ पर गोदाम के पास में आसपास कोई ढंग का मुझे खाना नहीं दिख रहा था। अब मुझे वो ऐसी जगह पर खाना मैं पसंद भी नहीं करता था जहाँ पर सफाई ना हो। मुझे इस चीज़ से बहुत ही नफरत थी। मैं सफाई पसंद व्यक्ति हूँ और सफाई अपने ट्रक को भी रखता हूँ। अब मुझे सफाई में रहना पसंद आता है। मैं जब वहाँ की जो दुकानें खुली हुई थी, मुझे देख करके अच्छा नहीं लगा। अब मैं राकेश को कहने लगा कि थोड़ी देर बेटा सब्र रखना, जब ट्रक खाली हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी रहेंगे। हम मेन रोड पे चलेंगे, हाईवे पे चलेंगे और हाईवे पर कोई न कोई तो बढ़िया ढाबा मिल ही जाएगा। इसके बाद हम लोग करना क्या है, रात अपनी है। ढाबे पर ट्रक लगाएंगे और आराम से दाल रोटी भरपेट खाएंगे और फिर वहीं पर खाट में सो जाएंगे। सुबह जब होगी तब हम शहर चलेंगे जहाँ पर अगला बाल मुझे मिलेगा। तुम चिंता मत करो। बार बार राकेश को मैं यही समझा रहा था कि बेटा सब्र रख। और इसके बाद वो भी टाइम आ गया जब हमारा ट्रक पूरी तरह से खाली हो चुका था और हम राकेश अब अपना ट्रक लेकर के अब हाईवे की तरफ चल पड़े थे। जब हम हाईवे पर पहुँचे ना, तो आसपास में अब कहीं पर ढाबा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। जिस रास्ते में शहर आता था हम उसी साइड में जा रहे थे। और जब भूख काफ़ी राकेश को लग गई तो उसका चेहरा अब लटक चुका था। मैं समझ गया था कि इसको बच्चा है, इसको भूख बर्दाश्त नहीं होती और मुझे भी अब भूख लग रही थी। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा फिक्रमंद था राकेश के लिए कि ये नौजवान लड़का है, भूख इसको काफ़ी लगी होगी और हमें किसी न किसी होटल पर चल करके भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन कमाल की बात थी कि उस एरिया में ढाबा कहीं नज़र नहीं आ रहा था और एक जगह पर मुझे एक छोटी सी दुकान खुली हुई मिली। वो भी चाय की थी, पान बीड़ी की दुकान थी। मैंने अपना ट्रक रोका। अब हम दोनों के दोनों लोग वहाँ पर उतर गए और उस दुकानदार से पूछने लगे कि भैया आसपास में कोई खाने का ढाबा वगैरह, कोई होटल नहीं है। वो तो हमें घूर कर देखा पहले, जैसे हम दोनों इंसान न होकर के अजूबा हैं। और तब मैंने टोका, भैया हम आपसे पूछ रहे हैं
कि यहाँ पर रात में कोई ढाबा दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आसपास में कोई ढाबा नहीं है क्या? और तब वो कहने लगा कि नहीं भैया, यहाँ पर ढाबा नहीं है। थोड़ा रूखे अंदाज में बात करने लगा। मैंने बोला, ये आसपास के जो ट्रक वाले हैं वो भोजन कहाँ करते हैं, आप कहाँ भोजन करते हो? वो मेरी तरफ चौंक करके देखा, बोला हमारा तो घर बार है, हम तो अपना घर से खाना लेके आते हैं। और सुनो, इस एरिया में कोई ढाबा नहीं है, अगर आपको ढाबा पर जाना है ना तो उल्टा जाना पड़ेगा, और उल्टा जाने के बाद कम से कम 20 किलोमीटर के दूर पर आपको बाएं साइड में ढाबा मिल जाएगा। मस्त ढाबा है, आप वहाँ जाकर के भोजन कर सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। अगर आप इस साइड में जाओगे, शहर के साइड में, तो बहुत लंबा दूर आपको तय करना पड़ेगा, और हो सकता हो कि वो ढाबा खुला हो कि ना खुला हो। मैं और मेरा साथी राकेश दोनों सोच में पड़ गए थे। अब भूख इतनी लगी हुई थी कि हम कोई फैसला सही ढंग से ले नहीं पा रहे थे। मैं सोच रहा था कि शहर की तरफ चला जाए, अब भला 20 किलोमीटर कौन पीछा जाएगा। लेकिन राकेश के हालात देख करके मुझे लग रहा था कि हम शहर की तरफ गए, अगर वहाँ पर भी ढाबा ना खुला मिला तब क्या करेंगे? अब राकेश तो भूखे ही रह जाएगा। मुझे अपनी तो कोई टेंशन नहीं है, और राकेश के ध्यान करते हुए मैं ट्रक मोड़ दिया। जिधर से आए थे हम उसी तरफ चल पड़े थे। और कमाल की बात है कि जिस गोदाम से हम अंदर से मेन रोड पर आए थे, थोड़ी ही दूरी पर वो ढाबा था, लेकिन हम उधर न जाकर के उल्टी दिशा में जो चल रहे थे, शहर की तरफ में। अगर उस रात में कोई मिल जाता तो हमें ज़रूर बता देता, लेकिन आधी रात होने जा रही थी, और भला कौन मिलता है रात को। जब हम उस गोदाम वाले रास्ते को पार करने लगे, तब राकेश कहने लगा कि उस्ताद जी, हम तो यहीं से आए थे ना, गोदाम से। मैं कहने लगा, हाँ भाई, हम उसी जगह से आए थे, यही रास्ता है, चलो देखते हैं आगे में। उसने ढाबा बताया था, लेकिन जब हम काफ़ी दूर तक आ गए, ना तो हमें कोई ढाबा दिख रहा था, ना ढाबे का कोई ऐसा चीज़ कि ढाबा आसपास में हो। बिल्कुल सुनसान रोड था, और हम चलते जा रहे थे। स्पीड हमारी कम थी, लेकिन इतना ज़रूर थी कि हम आराम से देखते हुए चले, और वही हम कर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद में बाईं साइड में एक कच्चा रास्ता अंदर की तरफ जा रहा था, और वहाँ पर एक ढाबा का पुराना बोर्ड लगा हुआ था, तीर का निशान बना हुआ था। जब राकेश ने देखा तो मुझे आवाज़, उस्ताद जी, ढाबा का बोर्ड है, ये देखो, ये इधर बता रहा है। मैं ट्रक कुछ जगह पर रोक चुका था, और ट्रक रोक करके हम दोनों को दोनों उतर गए थे। ट्रक लॉक किए, क्योंकि जो कच्चा रास्ता जा रहा था ट्रक ले जाने लायक नहीं था। अब उस जगह पर हम आसपास देखते रहे, लेकिन वो ढाबा कितनी दूर अंदर में है कुछ भी मालूम नहीं चल पड़ रहा था। अब मैं यही सोच रहा था कि हम दोनों के दोनों लोग अगर उस ढाबे की तरफ जाएंगे तो ट्रक की रखवाली कौन करेगा। मुझे इसी बात की फिक्र थी, और ढाबा में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ भी पता नहीं था। मैं तो भूखा भी मैं भी था, लेकिन मेरे से ज़्यादा भूखा मेरा असिस्टेंट था राकेश। अब मैं एक फ़ैसला लिया। मैं उसको बोला, राकेश, ये काम कर बेटा, तू जा। मैंने उसको पैसे दिए, और देख कितनी दूर पर ढाबा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि साफ़ सुथरा ढाबा है तो खाना को पैक करा लिया और यहीं पर लेके आ जा। हम इसी ट्रक में बैठ कर के आराम से भोजन कर लेंगे, और इसके बाद सोचेंगे कि हमें कहाँ जाना है। तू जा, जल्दी निकल जा। राकेश पैसा लेकर के अब एक तरह से दौड़ते हुए जा रहा था, जिधर वो ढाबा का तीर का निशान दिखा रहा था। अब मैं अपना ट्रक खोल करके आराम से बैठ गया था, और कुछ किताबें पढ़ने लगा था। मुझे किताब पढ़ने का शौक़ था, और पता नहीं चला कि कितना टाइम हुआ। अचानक मेरी किताब से ध्यान हटा तो मैं देखा कि अरे, आधा पौन घंटा से ऊपर हो चुका है, और अभी तक राकेश आया क्यों नहीं। मेरे दिल में कुछ खटका सी होने लगी,
अंतरात्मा किसी दुर्घटना का अंदेशा देने लगा। मुझे आभास होने लगा कि कहीं राकेश के साथ कुछ बात तो नहीं बिगड़ गई, और मैं कांप गया था। राकेश मेरे बच्चे की तरह था। हाँ, मैं बेटा ही समझता था उसको। वैसे मेरे बेटे का उम्र से थोड़ा छोटा जरूर था, लेकिन हाव भाव चाल उसका मेरे बेटे से काफ़ी मिलता जुलता था, और इसलिए मैं उसको बहुत प्यार करता था। मैं अब ट्रक से निकल चुका था और निकल करके उस रास्ते पर आ चुका था। ट्रक मैंने लॉक कर दिया था। खैर, मुझे उस टाइम ट्रक का परवाह भी नहीं था। मुझे राकेश की सबसे बड़ी चिंता थी, और उस कच्चे रास्ते पर चलने लगा। मैं काफ़ी दूर तक आ गया, और तब जाकर के एक ढाबा जैसा कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन ना तो ढाबे में कुछ खाने का सामान था, बस वहाँ पर रोशनी जरूर जल रही थी। एक लट्टू जल रहा था, और उस लट्टू से हर तरफ रोशनी बिखर रहा था। ढाबे का जैसा कुछ होना चाहिए था खाने का सामान, ऐसा कुछ भी नहीं था। टूटी फूटी खाट वहाँ पर जरूर पड़ी हुई थी। तो राकेश कहाँ है भाई? मैं राकेश राकेश चिल्लाने लगा। राकेश कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं ढाबे के अंदर में आ गया, लेकिन वो ढाबा तो बंद पड़ा था। ना जाने कब से बंद हुआ होगा। सारा सामान, कोई भी ऐसा खाने का कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, और मैं बड़ा चिंता में पड़ गया था कि आखिर राकेश तो आया था इसी रास्ते से, और इस ढाबे का साइन बोर्ड पढ़ करके, तो अब राकेश कहाँ गया? क्या इसके आगे कोई दूसरा ढाबा भी है? लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो आखिर हम पूछे तो किससे पूछे? ढाबा बिल्कुल खाली था। बस कुछ पुराने सामान जरूर पड़े हुए थे। कुछ पानी का ड्रम, पानी पीने का कुछ गिलास उलास, वैसे सब कुछ रखा हुआ था। लेकिन ना कोई वहाँ पर ढाबा चलाने वाला था, ना कोई खाने का जुगाड़। आखिर राकेश कहाँ गया भाई? मैं घबरा गया था। मैं राकेश राकेश चिल्लाने लगा, लेकिन राकेश वहाँ था ही नहीं, तो आवाज़ कैसे दे? अब मैं कभी आगे जा रहा हूँ, कभी पीछे लौट आ रहा हूँ, लेकिन आगे मुझे ऐसा कोई निशान नहीं दिख रहा था कि आगे भी कोई ढाबा होगा। तब फिर राकेश कहाँ गया भाई? जमीन खा गया, आसमान निकल गए। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा था। मैं बार बार राकेश को आवाज़ दे रहा था। मैं बोल रहा था कि राकेश, तुम कहीं पर भी हो, तुम किसी संकट में हो तो मुझे आवाज़ दे सकते हो, मैं आ गया हूँ मेरे बेटे। लेकिन राकेश का कोई भी अता पता अभी तक नहीं था। मैं निराश हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा राकेश गया तो कहाँ गया। अब फिर मैं अनमने भाव से आगे की तरफ बढ़ने लगा, और काफ़ी दूर तक मैं आगे तक गया, लेकिन उस कच्ची रोड पर आगे कोई ढाबा कोई भी नहीं था। मैं अब वापस आने लगा था, और जैसे ही कुछ देर मैं वापस होने लगा, तभी एक बुजुर्ग मुझे आगे जाता हुआ दिख रहा था, और उसके हाथ में एक छोटा सा डंडा था, और लग रहा था कि उस डंडे के सहारे चल रहा हो। ये कब किधर से आया मुझे मालूम नहीं। मुझे ना आते हुए दिखा, ना जाते हुए दिखा। किधर से आया कोई पता नहीं। जब मैं उस बुजुर्ग के पास में गया जो डंडा टेक के चल रहा था, अब मैं उससे पूछने लगा कि बाबा बाबा, एक मिनट रुकिए, आपने एक लड़का को देखा है? मैं उसकी हुलिया हाइट बताया। वो खाना लेने के लिए आया था, लेकिन आगे जो ढाबा है वो तो बंद पड़ा है। क्या इसके पीछे भी कोई ढाबा है क्या, और आपको कोई जानकारी है? वो बुजुर्ग मुझे बड़ा ध्यान से देखा और मेरी तरफ बिल्कुल टुकुर टुकुर देखने लगा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बाबा क्यों नहीं बोल रहे, मेरी तरफ ऐसा क्या देख रहे हैं। मैं बार बार वही बात को दोहरा रहा था कि बाबा, आपने मेरे बच्चे को कहीं देखा है? आप कहीं इधर से आ रहे हो तो कहीं मेरा बच्चा आपको आगे जाते हुए तो नहीं दिखा? आप बताओ ना बाबा। लेकिन बाबा तो जैसे मुझे घूर रहे थे, और अचानक बाबा मेरा हाथ को पकड़ लिया और इसके बाद आगे की तरफ चलने लगे।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बाबा मेरा हाथ क्यों पकड़ लिए और मुझे लेके कहाँ जा रहे हैं। आगे तो वही बंद पड़ा हुआ ढाबा था, जो कुछ भी नहीं था वहाँ पर, बस छोटा मोटा पुराना सामान, पानी का बर्तन का गिलास वगैरह, यही सब कुछ था और वहाँ कुछ था ही नहीं। अब उसी तरफ बाबा लेके मेरा हाथ पकड़े हुए चलते जा रहे और लकड़ी के सहारे चल रहे थे। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट किया, वो चल रहे थे लंगड़ा करके, लेकिन मेरे से तेज स्पीड में। ये कैसे संभव था? लेकिन मैं ये सब सोचने का मेरे पास में वक्त नहीं था। मैं तो चाह रहा था कि मेरा बच्चा मिल जाए, मेरा राकेश मिल जाए, और यही मैं भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था। और तब तक वो बाबा उस ढाबे के पास पहुंच गए और मुझे इशारा किया। जबान से कोई एक लफ्ज नहीं बोले, मतलब आपका बच्चा इसी में है। और इसके बाद मैं हड़बड़ा गया था कि ये कैसे हो सकता है भाई, इसके अंदर में तो आकर के देख के आऊं, लेकिन अंदर तक नहीं गया था। और वो बाबा कह रहे हैं कि इसी में आपका बच्चा है, इशारा कर रहे हैं। मैं बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि बाबा, क्या वास्तव में मेरा बच्चा, मेरा लड़का इसी के अंदर में है? बाबा हामी भरने लगे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे और मैं उनका इशारा समझ गया था। इसके बाद मैं उस ढाबे के अंदर दोबारा प्रवेश किया और मैं जब देखा कि एक बड़ा सा पर्दा पुराना टाट का लगा हुआ था, वो टाट का जब पर्दा हटाया ना, तो मुझे आगे एक और कमरा दिखाई पड़ा। रोशनी जल रही थी, रोशनी इतनी थी कि भरपूर नजर आ रहा था। मैं वो टाट हटा करके उस कमरे की तरफ चल पड़ा था। जब कमरे के पास पहुंचा तो अंदर से लग रहा था कि दरवाजा बंद है, क्योंकि बाहर ताला नहीं लगा हुआ था। मैं खड़ा होकर के, राकेश, राकेश, क्या तुम यहाँ पर हो? अगर हो तो तुम मुझे आवाज़ दो। लेकिन लग रहा था कि जरूर उसमें कोई न कोई है। एक दो बार मुझे आहट सी सुनाई पड़ी और तब मेरा हौसला और बढ़ चुका था। कहीं मेरा बच्चा किसी लुटेरे का हाथ तो नहीं चढ़ गया है। और उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, इतना ही पैसे थे कि वो भोजन ला सके। तो क्या हुआ मेरे बच्चे के साथ में? मैं दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा आराम से दोनों पल्ला खुल चुका था। अंदर जो दृश्य देखा ना, तो मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं दहल गया था वो दृश्य देख करके। मेरा बच्चा जमीन पर लेटा हुआ और उसके ऊपर एक बुजुर्ग औरत उसके छाती पर सवार थी और जैसे उसका खून पीने के लिए बैठी हो, और मेरा बच्चा बेहोशी के आलम में लग नहीं रहा था। मैं जैसे अपने बच्चे की हालत देखा ना, तो मेरा खून खौल गया। मैं चिल्ला पड़ा, अरे तुम कौन हो? मेरे बच्चे को तूने क्या किया? कहीं मार तो नहीं दिया? तुम हो कौन? जब मैं इतना बोल के अंदर की तरफ जैसे ही चला, और वो बुजुर्ग औरत, उसमें तो गजब की फुर्ती थी। मेरे बच्चे के ऊपर से वो उतर करके और फिर मुझे धक्का दे करके बाहर की साइड भाग गई थी। और मैं अपने बच्चे के पास झुक करके देखने लगा कि मेरे बच्चे को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन गनीमत थी भगवान की कि मेरा बच्चा अभी भी जिंदा था, सांसें ले रहा था। बेहोशी में जरूर था, लेकिन मैं इतना बुरा हाल देखकर अपने बच्चे को कांप गया था और मैं बाबा बाबा का आवाज़ लगाने लगा, बाबा आप अंदर आ जाइए, बाबा अंदर आ जाइए। और फिर मुझे एहसास हुआ कि कोई डंडा लेकर के आ रहा है और कुछ ही देर में बाबा मेरे पास आकर के खड़े हो गए। मैं बाबा से कहने लगा, देखिए बाबा, मैं जब आया तो इसी अवस्था में था और एक बुजुर्ग औरत जिसका चेहरा मोहरा बहुत ही भयानक दिख रहा था, लग रहा था कि मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा रही हो, खून पीने जा रही हो। और तब तक मैं पहुंच गया था। बाबा वो कौन थी और मेरे बच्चे को अब कैसे होश में लाऊं? बाबा मेरी तरफ फिर देखने लगे। मैं बार बार वही कह रहा था और फिर बाबा कहने लगे, तुम हट जाओ। इशारा, बोले तक नहीं, कुछ भी नहीं बोले, मुझे इशारा किया हाथ का कि तुम साइड हट जाओ। और इसके बाद उकड़ू मेरे बच्चे के पास बैठ गए थे।
और उसके सर पर अपना हाथ फेरने लगे और ऐसा ही कुछ देर तक करते रहे। अब फिर जैसे उसका बाल पकड़ के जैसे ही खींचा, अब मेरे राकेश का होश आ चुका था। वो चीखता हुआ उठ करके बैठ गया। जब मेरे को देखा ना तो मेरे सीने से आकर के लग गया, उस्ताद जी, उस्ताद जी, वो चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया था, चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया था। मैं सब समझ चुका था। मैंने उस चुड़ैल को तो देखा था, देखने में बुजुर्ग लग रही थी, लेकिन गजब की फुर्ती थी उसके अंदर में। मुझे वो धक्का देकर के तेज गति से उस जगह से भाग गई थी और मैं बाबा से कहने लगा कि बाबा, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरे बच्चे को होश में लाया, अब मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊं। बाबा कहने लगे इशारे में कि अब इसको जल्दी से यहाँ से ले जाओ, ले जाओ। बार बार वही कह रहे थे। मैं समझा था कि बाबा शायद गले में कोई तकलीफ है, बोल नहीं पा रहे, लेकिन मेरी बात को सुन रहे हैं, मतलब गूंगा बहरा नहीं है। जरूर उनके गले में, कंठ में कोई ना कोई तकलीफ है। अब इनकी उम्र भी तो हो चुकी है। और मैं बाबा को बार बार प्रणाम कर रहा था कि बाबा, आपकी वजह से मेरा बच्चा मिल पाया। और फिर मैं अपने बच्चे को लेकर वहाँ से बाहर निकला। बाबा भी साथ साथ आए और जब तक मैं ट्रक के पास नहीं पहुँच गया, बाबा मेरे पीछे ही आते रहे। और आखिरकार जब मैं ट्रक के अंदर सवार हो गया और राकेश भी सवार हो गया, लेकिन डर से उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, सारा बदन सूखे पत्ते की तरह उसका कांप रहा था। अगर उसकी जगह मैं भी होता तो मेरा भी हालत वैसे ही होता। आखिर हुआ क्या था राकेश के साथ में, लेकिन अभी पूछने का सही वक्त नहीं था। मुझे इस जगह से जल्द निकल जाना था। अब बाबा भी वही कह रहे थे, हाथ का इशारा कर रहे थे कि तुम रुको मत यहाँ पर, तुम निकल जाओ। और वही मैंने किया। गाड़ी स्टार्ट किया और फिर ट्रक को अब उल्टी दिशा में मैं मोड़ दिया शहर की तरफ। और जैसे ही मैं मोड़ करके बाबा की तरफ देखने लगा तो बाबा उस जगह पर थे ही नहीं। आसमान में चांद भी दिख रहा था, रोशनी भी भरपूर थी और मेरी हेडलाइट की रोशनी तो गजब की थी, लेकिन बाबा कहाँ चले गए कुछ ही सेकंडों में पता ही नहीं चला। मैं ब्रेक लगा दिया था और उतार करके मैं आसपास देखने लगा कि बाबा कहाँ रह गए, कहाँ चले गए, इतना जल्दी कहाँ चले गए। लेकिन कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। और तब मेरे मन अंतरात्मा आवाज़ देने लगा कि भाई तुम रुको मत यहाँ पर, ये जगह बहुत ही खतरनाक है, तुम निकल जाओ यहाँ से। और इसके बाद मैं ट्रक में सवार हो गया था। अब फिर ट्रक को दौड़ा दिया और इसके बाद हम कहीं भी नहीं रुके थे। जब शहर के पास पहुँचे तब तक सुबह हो चुकी थी और शहर के पास ही मुझे वो ढाबा, पहला ढाबा खुला हुआ मिला और तब जाके ढाबे के पास रुके। लेकिन राकेश की भूख भी मर चुकी थी और मेरा तो वैसे ही मर चुकी थी। लेकिन अब पेट को कुछ ईंधन भी तो देना था, शरीर को ईंधन भी चाहिए। और इसके बाद मैंने राकेश को गर्म दूध का ऑर्डर दिया और गर्म दूध पीने के बाद राकेश के चेहरे पर थोड़ा रौनक लौटने लगी थी। तब मैंने पूछा कि बेटे बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था। और तब राकेश बताना शुरू किया कि उस्ताद जी, मैं तो बस आंख बंद करके ढाबा मुझे नज़र आ गया था, रोशनी जल रही थी। अब मैं समझा कि बिल्कुल ढाबा खुला हुआ है, जब रोशनी जल रही तो ढाबा खुला होना ही चाहिए। लेकिन जब ढाबे के पास पहुंचा तो देखा कि ढाबा तो बस ऐसे ही खुला हुआ है, ना तो कोई इंसान दिख रहा है, ना खाने का सामान दिख रहा है। मुझे लगा कि रात ज़्यादा हो गई ना, तो शायद अंदर चलेंगे होंगे सामान लेकर के। अब मैं आवाज़ लगाते लगाते अंदर के कमरे तक आ चुका था। पर्दा जैसे ही हटाया और एक चुड़ैल जैसी औरत, बुजुर्ग औरत मुझे झपट्टा मार दिया था। मैं बस उसको एक ही नज़र देख पाया था और इसके बाद तो मैं अपना होश खो बैठा था। उस्ताद जी वो क्या थी, मैं जानता था कि वो क्या थी। अब मैं बताने लगा कि बेटा, जो तुझे अंदर लेके गई थी वो तुम्हारा खून पीना चाहती थी,
लेकिन मैं सही वक्त पर पहुंच गया, इसलिए तुम आज जिंदा हो। अगर मैं थोड़ा देर हो जाता ना तो वो तुम्हें मार देती, तुम्हारा खून शरीर का पी जाती। वो एक चुड़ैल थी। और ऐसे किस्से कहानियाँ मैं अपने दोस्तों ड्राइवरों के साथ कई बार सुन चुका हूँ, और वही लग रहा था कि वैसी ही चुड़ैल ये भी थी। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति जो तुम्हें होश में लाया था वो कौन थे। अब मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि वो कोई पुण्य आत्मा थे और उन्होंने मेरी उस रात में मदद की थी। अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो मैं शायद तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाता, और तब तक तुम्हारी मौत निश्चित हो गई होती। मैं जब ये बात बोला तो राकेश बिल्कुल डर चुका था और कांपने लगा था। मैंने उसको जो धीरज दिया कि राकेश अब डरो मत, और आगे से हमें सीख मिल गया है, हम ऐसे ढाबे वाबे पर कभी जाया नहीं करेंगे जो रोड से बहुत दूरी पर हो। इसके बाद उस सीख पर हम आज तक कायम हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये चैनल दोस्तों आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।